ये है जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब, नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। जल्द आने वाला है मुहर्रम का त्योहार। शहर की सड़कों की खराब हालत को देखकर आवाम में गुस्सा। देखिए ये रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद है शहर के जाने माने सोशल वर्कर रिजवान बेटरी वाला साहब, जिन्होंने कई सालों से रोड की खस्ताहाली के बारे में अपने बयान पेश करते रहे हैं और खुद काम करवाते रहे अपनी जेब खर्च से, कभी धंधा करवा कर ये प्रशासन को बोल कर थक चुके हैं। और हम आज वो हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि रिजवान साहब, आपने क्या क्या कोशिशें की और आपने क्या आगे रोड के नहीं बनने पर अपनी बातें रखने वाले आप बताएंगे? तकरीबन 2 साल से मालेगांव शहर में भ्रष्टाचार मुक्त, बदनवानी मुक्त मालेगांव की तहरीक चला रहे हैं। और मेरी तहरीक के अंदर सबसे पहले जो मिशन था वो इन्हीं सड़कों का था। पूरे शहर की सड़कें, हम लोग आगरा रोड नेशनल हाईवे 3 पे खड़े हैं। ये नेशनल हाईवे 3 मालेगांव की मेन सिटी का चौक है, इसकी ये हालत है। हम लोग बारहा कॉर्पोरेशन को निवेदन दे रहे हैं। हम लोग आवाम से चंदा करके अपने जेब से पैसा खर्चा करके आगरा रोड यहीं आगे बिक्कू होटल के पास में 200 मीटर का रोड 2 साल तक आवाम का चलना दुश्वार, आवाम की जान पे बंद आई, लोगों का चलना दुश्वार। हमने वहाँ पे चंदा करके आवामी चंदे से उस रोड को बनाया। हमारे शहर के मेयर साहब अचानक में आनंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहते हैं कि 100 मीटर की रोड बनाने के लिए हमें अर्जेंट फंड निकालना पड़ा। आज पूरे शहर की सड़कें, मस्जिद इकबाल रोड, मौलाना आज़ाद रोड, शहर की तमाम रोडें, रमजानपुरा, मालदा शिवार, शहर के पक्के इलाके, एक भी सड़कें महफूज नहीं है। मालेगांव शहर की कॉर्पोरेशन से हम पूछना चाहते हैं, इतना बड़ा खतीर फंड रखने वाली 440 करोड़ का फंड रखने वाली कॉर्पोरेशन आवाम का काम करने में 100% नाकाम है। एक तरफ से इन्हें कमिश्नर साहब कहते हैं कि हम ठेकेदारों पे लगान लगा रहे हैं। ठेकेदारों पे किस किस्म की लगान लगाई जा रही है? जिस जगह पे काम हो रहा है बच्चे जाके लात मारते हैं तो गटर टूट जाती है, सड़कें टूट जाती हैं। यही मिशन चला रहे हैं। और मैं शहर के तमाम युवाओं से, नौजवानों से, आवाम से, इस शहर की जनता से कहना चाहूँगा कि वो सड़कों पर उतर जाए, बदनवानी भ्रष्टाचार के खिलाफ, कॉर्पोरेशन के खिलाफ हर जगह पे खड़े रह के मीडिया को बुलाए और आवाम की तकलीफ को गिनाए। कॉर्पोरेशन अगर जो 1 महीने के अंदर पूरे शहर की सड़कों का सुधार नहीं करती है तो बदनवानी मुक्त मालेगांव पूरे शहर से आंदोलन खड़ा करके इनको कॉर्पोरेशन चलाना पड़ेगा। हम यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रोड पर खड़े हुए हैं। जैसा कि इधर टीवी में इस्लाम की दुकान है और इधर इस जानिब में मदरसा जामिअतुस सालिहात है। हमारे साथ मौजूद है 2014 विधानसभा उम्मीदवार शिवसेना विभाग प्रमुख साजिद अंसारी साहब। वो रोड के बारे में उनकी कुछ शिकायतें हैं, हम उनसे बात करते हैं। साजिद भाई, आपकी क्या रोड के बारे में आप कुछ कहेंगे? ये जो रोड है मौलाना आज़ाद रोड, ये बड़े की मार्केट टीपू सुल्तान टावर के पास से लेके खानका शरफिया मस्जिद तक वो बहुत ही खस्ता हालत में है। यहाँ पर जामतुल वाला से लेकर खानका शरफिया तक बहुत ही खस्ता हालत में है। यहाँ पर अगर 1 घंटा पानी आ जाता है तो पानी पूरी रोड पे पास होने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटा दरकार होता है, जिसकी वजह से रोड पे बड़े गड्ढे हैं। गड्ढा होने की वजह से पानी से लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है। पीछे कई हादसा हो चुके हैं और इसके अलावा स्कूली बच्चों को भी तकलीफ हो रही है। पानी जमा रहने से मच्छर वगैरह हो रहा है, मच्छर से दूसरे जरासीम भी पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से घरों में
लोगों को तरह तरह की बीमारियां लाक हो रही हैं। तो हमारी कॉरपोरेशन से यही गुजारिश है कि इस रोड से आने जाने वाले तमाम बड़े बड़े शहर के ठेकेदार हैं, मगर हर तरफ आज कॉरपोरेशन के अंदर करप्शन मचा हुआ है। रोड बनती है, रातों रात बनती है, रातों रात टूट जाती है। ना उसमें सीमेंट की मिक़दार सही है, ना तो किसी भी किस्म की जो मिक़दार और क्वांटिटी रहना चाहिए सीमेंट की, रेती की, वो नहीं है। अगर गटर भी बनती है तो गटर का पानी निकाले बगैर गटर को बना दिया जाता है। अब अगर गटर का पानी नहीं निकाला जाएगा तो जो उसका सीमेंट की दीवार है उसके सूखने के लिए तो धूप लगेगी, उसके बाद ही सूखेगी। अब गटर का पानी अभी कोहिनूर मस्जिद के पास जो गटर बन रही है उसको पूरी गटर का काम हो चुका है और कहीं से पानी निकाले ही नहीं गया। उसका भी वीडियो और फोटो हमारे पास मौजूद है। इसी के साथ साथ ये रोड की जो हालत है यहाँ पे मतलब रिक्शा पूरी तरह टू व्हीलर रहती है तो टू व्हीलर बंद हो जाती है, रिक्शा अगर जाता है तो रिक्शा बंद हो जाता है। स्कूल के बच्चों को आने जाने में तकलीफ है। तो मालेगांव शहर शिवसेना के एक पदाधिकारी होने के नाते हम कॉरपोरेशन के कमिश्नर से गुजारिश करते हैं कि मालेगांव में तकरीबन तमाम ही रोडों की हालत खस्ता है और जो मतलब ठेकेदार हैं उनसे बुलाकर उनकी सब रोड की इंक्वायरी की जाए, ऐसी मालेगांव शिवसेना की अपील है। कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब एक तरफ अगर क्वालिटी की बात करते हैं रोड गटर के ताल्लुक से, तो अगर वो क्वालिटी की बात करते हैं तो उन्हें खुद आकर स्पॉट पर क्वालिटी और जगह पर चेक करना चाहिए। और अगर वो सिर्फ ऑफिस में बैठकर कैमरे के सामने क्वालिटी की बात करते हैं और जगह पर और स्पॉट पर आकर चेक नहीं करते हैं तो ये तो सरासर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मालेगांव शिवसेना रोड और गटर के ताल्लुक से और तमाम ही मसाइल के ताल्लुक से ठेकेदारों के खिलाफ और मालेगांव म्यूनसिपल कमिश्नर के खिलाफ एक मुहिम छेड़ेगी। ऐसी मालेगांव शिवसेना से नोटिस जारी की जाती है। जिस तरीके से लोग स्टूडेंट और दीगर लोगों ने रोड के बारे में बात की, उस तरीके से आम नागरिक को भी ये रोड के बारे में बहुत सी प्रॉब्लम्स है, बहुत सी उनके क्रिटिकल मामले उनके सामने आए हैं। हमारे साथ मौजूद है एक शहर के आम इंसान जो कि वो अपना रोजियाँ करते हैं, सीमेंट की जोड़ियाँ उठाना ले जाना उनका काम है। हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें कितनी परेशानी। सरकार इतनी बड़ी बड़ी बात करती है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एक गांव की एक रोड नहीं बनाते क्या? सादा माल आदमी एक कितनी मुसीबत से माल ले जा रहा, ला रहा, रोटी की रोजी कर रहा, और बोलते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हमारे को क्या फ़ायदा है? आम आदमी को क्या फ़ायदा है? गवर्नमेंट अबुल कलाम आज़ाद शख्सियत है कि जिन्होंने जो है तो हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन उनके नाम से ये जो रोड है तो ये रोड के ऊपर से हर सियासी आदमी हो, वो एमएलए साहब हो, कमिश्नर हो, हर आदमी इधर से आता जाता है। लेकिन मुझे एक बात तो समझ में नहीं आती कि ये लोगों को ये नज़र आता है कि नहीं। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक बदनामी मुल्क मालेगांव जो कि एक बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट और बहुत ज़ोरों से चलाने वाला मूवमेंट रोड की खस्ताहाली के बारे में चलाने वाला मूवमेंट एक अदारा है बदनामी मुक्त मालेगांव। उसके एक अहम जिम्मेदार अजीजुर रहमान हमारे साथ है और रोड की खस्ताहाली के बारे में, रोड के खराब होने के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं। हम सीधा उनसे बात करते हैं। अजीजुर रहमान भाई, आपके क्या ख्यालात है रोड के बारे में, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये रोड मौलाना आज़ाद रोड के नाम से शहर में जानी जाती है। रोज़ाना यहाँ से हज़ारों लोगों का गुजर होता है। खुसूसन स्कूली बच्चे, तलबा व तलबात रोड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बारिश के मौसम में ये रोड इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। पूरे पानी भर जाते हैं, गटरों का पानी सड़क पर आ जाता है और इसके अलावा आगे कोहिनूर मस्जिद के पास चौका हो चुका है। रोड का काम इंतहाई खस्ता हाल हो चुका है। पिछले दिनों हमने इस गड्ढे को चंदा कर इस गड्ढे को हमने भरा था। इसी तरीके से आगे भी एक गड्ढा है। सुलेमानी मस्जिद से लेकर खानका शफिया तक की हालत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। हम सियासी लीडरान से मुसलसल राब्ते में हैं ताकि इस रोड की तामीर हो जाए। पिछले दिनों स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में 50 लाख रुपए का फंड मंजूर हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी हालत इंतहाई खस्ता है। हमने सियासी लीडरान को वार्निंग दी है कि 15 दिन में अगर ये काम जारी नहीं होता तो हम चंदा मांगो आंदोलन शुरू करेंगे और अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो इसकी तमाम जिम्मेदारी इंतजामिया पर होगी। हमारे साथ एक आम नागरिक डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब है, उनका घर यही करीब में है। उनके क्या हालात है, उनके क्या ख्यालात है, देखते हैं रोड के बारे में, वो भी कुछ कहना चाहेंगे आवाम से, पब्लिक से और जो भी प्रशासन है। देखते हैं हम डॉक्टर मुख्तार साहब क्या कहते हैं। मैं डॉक्टर मुख्तार रहमानी बोल रहा हूँ।
इस्लाम जिम खाना के पास मेरा घर है। मिर्ज़ा गालिब रोड जो हमारे घर से लग कर है ना, ये रोड इंतहाई खस्ता हालत है, काफ़ी दिनों से ख़राब है। इसको बनाने की कोई भी कारपोरेटर आज तक नहीं मतलब उसके ऊपर तवज्जो नहीं दिया है। आगे चल के कोहिनूर मस्जिद आती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है। वहाँ पानी जब बारिश होती है तो 8-8 10-10 दिन तक पानी जमा रहता है। नमाजियों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है और उनके कपड़े ख़राब होते हैं और वो उनकी नापाकी हो जाती है। तो हमारी गुजारिश है कि भाई जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए और इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। कहते हैं कि बारिश राहत देती है, मगर यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रोड पर रहने वाले, इस्लाम जिम खाना और आसपास के रहने वाले जो रहवासी लोग हैं, वो कहते हैं कि बारिश हमें नुकसान देती है और उसका जो पानी है गटर ना बनने की वजह से, गटर की खस्ता हाली होने की वजह से हमें बारिश से नुकसान होता है। तो क्यों बारिश से अगर उनको नुकसान है, हम सीधे उनसे बात करते हैं। हमारे यहाँ पर मौजूद बहुत से लोग हैं जिसमें से वसीम भाई जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैं वसीम अहमद नसीमी बोल रहा हूँ, आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के पास रहता हूँ। मेन रोड आज़ाद नगर अब्दुल कलाम आज़ाद रोड है। यहाँ पर बारिश का जब बारिश आती है तो यहाँ बारिश का पानी इतना जमा हो जाता है कि बच्चों को, स्कूल की बच्चियों को और मदरसे की बच्चियों को, इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। ये लोग नापाक हो जाते हैं और यहाँ पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं और ट्रैफिक का निज़ाम इतना ख़राब है, इतने ख़राब है कि स्कूल के बच्चों को तकलीफ होती है। और यहाँ पर सफाई का निज़ाम और गटरों की जो सफाई का निज़ाम है वो बहुत बेकार है। यहाँ पर सफाई करने के लिए कोई आता नहीं है। इसके लिए इस पर तवज्जो दी जाए। ये रोड बहुत ख़राब है, प्लीज़ ध्यान दीजिए और ये रोड बनाने की कोशिश कीजिए। हम यहाँ से गुजरते हैं, बारिश होती है हमारा 3-4 पीरियड छूट जाता है और सब पानी जमा रहता है। प्लीज़ ये गड्ढे को बनाने की कोशिश कीजिए और भरने की कोशिश कीजिए। और कचरा भी हुआ था यहाँ पर, साफ़ कीजिए, कारपोरेशन में ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पर मशरिकी इकबाल रोड पर खड़ा हूँ। जिस तरीके से इधर मेरे हाथ की जानिब नया पूरा है, इस तरफ जो है अवाड़ी रोड, ये अवाड़ी में जाकर मिलता है। ये रोड मेरे पीछे बिल्कुल 60 फीट रोड है, ये भी हाईवे से जाकर टच होता है। इधर इस जानिब भी मेरा 60 बड़ी रोड है। जैसा कि माना जाता है ये शहर का मेन इलाका है, मगर यहाँ पर रोड अपनी खस्ता हाली बयान कर रहा है और कई सालों से यहाँ पर कॉर्पोरेशन टैक्स ले रही है और दीगर उसकी मगर इसका काम नहीं हो रहा है। हम इस एरिया के सोशल वर्कर जमाल नासिर साहब, जो कि बहुत उनकी शिकायत है, लोगों की शिकायत है, उनसे बात करते हैं जमाल नासिर साहब से कि क्या उनके रोड के बारे में, क्या रोड के हालात हैं, वो क्या रोड के बारे में बात करना चाहते हैं जमाल नासिर साहब। ये रोड पर तकरीबन 27 नवंबर 2015 से हम लोग ये रोड बनाने के सिलसिले में रोड के तमाम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कारपोरेशन इंतजामिया जानिब तवज्जो नहीं दे रही। बड़ी मालेगांव स्कूल इसी रोड पर है, हज़ारों तलबा तालबात रोजाना आते जाते हैं। इस रोड पर एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। सरकार की मैयत लोग तराजी पर बारिश के दिन लेकर जाते हैं, लेकिन कारपोरेशन इंतजामिया को तवज्जो नहीं दे रही। शहर भी एकदम नाकारा है और आवाम को बिल्कुल ध्यान दे नहीं देता। तकरीबन 8 से 10 महीने से यहाँ के सब लोग परेशान हैं और कोई भी तरीके से ये लोग रोड बनाने के लिए राजी नहीं है। इस तरफ यार यतामा है और इस तरफ बड़ी मानवा स्कूल है। हज़ारों तलबा तालबात रोज़ाना आते जाते हैं, मरीज़ को आने जाने में तकलीफ होती है और हमारी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द मशरिकी इकबाल रोड की तामीर करवा दीजिए ताकि यहाँ के रहने वालों को आसानी मिल सके। मेरे ख्याल से मशरिकी इकबाल रोड शहर की सबसे बड़ी सहारा है ये, जो सुलेमानी चौक से लेकर पवार वाली तक जाती है। और यहाँ पर सतरात के आने वाले खेड़े के जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, सोनगांव और ये 40 गाँव इधर के लोग भी आते हैं बाजार लेकर, तो उनके साथ भी हादसा हो जाता है। दूध लेकर दूध आने वाले भी कई मरतबा गिर चुके हैं इस रोड पर, उनके साथ भी हादसा हो चुका है। तो हमारी इंतजामिया से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द रोड बना दीजिए।
समाज के बहुत शुक्रगुजार हैं। देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक बार रोड पर खड़ा हूँ जो कि नयापुरे से निकलकर पवारवाड़ी में जाकर नेशनल हाईवे नंबर 3 में जाकर मिलता है। मैं पवारवाड़ी में ही खड़ा हूँ जहाँ मेरे इस जानिब मदरसा दारुल यतामा है जो कि लड़कियों का अनाथ आश्रम है, और मेरे इस जानिब जो कि 60 फुटी रोड है। 60 फुटी रोड के नाम से ये रोड है, मगर अब मुझे नहीं लगता कि, और यहाँ के आवाम को भी नहीं लगता कि 60 फुट का ये रोड रह चुका है, क्योंकि नाला जो है वो 15-20 फुट का बचा है और उसमें रोड गड्ढे वगैरह, इस बाजू का नाला वो भी 5 से 10 फुट का हो चुका है। यहाँ की आवाम खुद इतनी उससे परेशान है और वो अपने बारे में, ये रोड के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, लोगों से शिकायत करना चाह रहे हैं, प्रशासन से शिकायत करना चाह रहे हैं कि उन्हें क्या तकलीफ़ है, यहाँ के आने जाने वाले लोगों को क्या तकलीफ़ है। हम सीधा बात करते हैं इरफान भाई जो है, इरफान कामरे साहब। मैं पवारवाड़ी का ऐसा रहने वाला हूँ कि इरफान कामरेड मेरा नाम है, तो सोशल वर्कर के तौर पर काम करता हूँ। आज से 5 साल पहले तक ये रोड की खस्ता हाली के बारे में हम लोग है तो कार्रवाई करते रहे, कॉरपोरेशन को मेमोरेंडम और अर्जियाँ देते रहे, मगर इस रोड पर किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। और आज जो है तो ये रोड अपनी खस्ता हाली पर खुद मातम कर रहा है। इस रोड से जो गुजर कर जाते हैं उन लोगों को जो तकलीफ होती है, मनसे में शिकायत हो जाती है, बीमारियाँ होती है, रोग गिर कर अपने हाथ पैर तोड़वा रहे हैं, और कॉरपोरेशन इस मामले में किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करने की। तमाम नागरिक जो कि इस रोड से इनका रोज़ गुजरना होता है, उनकी भी कोई शिकायत है, वो भी बयान कर रहे हैं। हम बात करते हैं। तो मैं दूध वाला हूँ, तो यहाँ से मैं 8 साल से जाना आना मेरा दोनों टाइम मिला के, तो जब से मैं आ रहा 30 साल से इस रोड से मेरा आना जाना है। मालेगांव से मालदा शिवार की तरफ जाने वाला नाला बना घातक। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मालेगांव और मालदा के बॉर्डर पर। अभी जल्द ही कुछ साल पहले मालेगांव में मालदा जो है जुड़ गया है, इसके हद में आ चुका है। जैसा कि देख सकते हैं, हम लोगों ने देखा है मालेगांव के साथ मालदा की भी कुछ तरक्की हुई है। ये जो नाला है, ये जब से मालेगांव और मालदा अलग अलग था, जब से ही ये वैसे के वैसा ही है। 20 फुट का ये नाला है, मगर मालदा की तरक्की तो हो रही है, मगर इस नाले की कोई तरक्की नहीं हुई, ऐसा लोगों का कहना है। हम सीधे बात करते हैं इस एरिए के जाने माने सोशल वर्कर अब्दुल रहमान अंसारी से कि उनकी क्या शिकायत है, उनकी क्या ख्यालात है। नवंबर 2014 में मालदा शिवार को हदवाड़ के नाम पर कॉरपोरेशन ने अपनी हदूद में शामिल कर लिया। इस वक्त से आज तक मालदा शिवार को बुनियादी सहूलत कॉरपोरेशन देने में निकम्मा और नाकारा साबित हुई है। इस रोड पर, जिस रोड पर आप और हम खड़े हैं, यहाँ पर बड़ा नाला देखा जा सकता है। रोड के आगे रुंदी बारीक होती जा रही है और नाले की साइज़ चौड़ी होती जा रही है। 15 दिसंबर 2014 को रोड की रुंदी बारीक होने की वजह से एक बच्चा अब्दुल माजिद नामी नौजवान, जो 19 साल का बच्चा, उसका इंतकाल हो गया था एक्सीडेंट की वजह से। तब से लेकर मुसलसल आज की तारीख तक इस रोड और नाले को बनवाने के लिए मैं कॉरपोरेशन से लगातार ताल्लुक़ में हूँ, लगातार मेमोरेंडम और काफिया दे रहा हूँ। उन लोगों को बार बार यहाँ पर लाकर दौरा करवा रहा हूँ, लेकिन ये आज की निकम्मी और नाकारा कॉरपोरेशन जो 425 करोड़ रुपये के ऊपर का बजट रखती है, वो इस नाले को और इस रोड को बनाने से अब तक नाकाम हुई है। मैंने 26 अगस्त 2016 को एक आखिरी मेमोरेंडम दिया है। उस मेमोरेंडम में मैंने ये कहा है कि अगले 30 दिनों में आपने अगर इस रोड को नहीं बनवाया और इस नाले को अगर आपने नहीं बनवाया अपनी जिम्मेदारी पर, तो इस रोड पर हम वार्ड के लोगों को लेकर मोटा आंदोलन करेंगे कॉरपोरेशन के खिलाफ में, और उसकी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी कॉरपोरेशन की हो चुका है। नाला साफ नहीं होता है, आप लोगों के सामने है, मुर्दा जानवर पड़ा हुआ है मरा, ना कोई साफ करने के लिए आता है, ना कोई सफाई के लिए आता है। बार बार लोग यहाँ पर कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिससे आप कैमरामैन हो, आप खुद ही देख सकते हो, आप कैमरे की नज़र से लोगों को बता सकते हो किस तरह लोग परेशान हैं। आगे रोड जाकर बारीक हो जाता है, एक सवारी से दूसरी सवारी को आने के लिए रुकना पड़ता है, और शहर मालेगांव में दाखिल होने का ये सबसे अहम रास्ता माना जाता है हाईवे से। अब्दुलरहमान भाई, बारिश में कोई तकलीफ है आप लोगों को इस नाले से और रोड से? बारिश होती है तो पूरा नाले का पानी बहकर रोड पर आता है, और जब तक बारिश नहीं रुकती है तो लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है कि पानी जब बह जाए, रोड खाली हो जाए, उसके बाद इस रोड से गुजर करना पड़े। उसके बाद भी जब रोड से पानी बह जाता है
रोड से पानी खाली हो जाता है तो कीचड़ और चिकनी मिट्टी की वजह से हमारे शहर की, हमारे मोहल्ले की माएँ बहनें फिसल कर गिरती, ऐसे एक नहीं अनगिनत वाक़यात हो चुके हैं। किदवाई हाकर्स यूनियन का मुतालबा है कि कारपोरेशन हमें शॉपिंग गाले बनाकर दे। हमारे साथ मौजूद है किदवाई हाकर्स यूनियन के सेक्रेटरी जनाब फारूक फिरदौसी साहब। हम उनसे बात करते थे। फारूक साहब, आपने जो किदवाई हाकर्स यूनियन की जानिब से यहाँ जो मेमोरेंडम दिया वो किस बात तक आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारी यूनियन की जानिब से, किदवाई हाकर्स यूनियन की जानिब से, कि मालेगांव शहर में अतिक्रमण का जो जोर जोरा रहता है, हम ये चाहते हैं मालेगांव किदवाई रोड के ऊपर 30 फुट का जगह छूटा हुआ है और माननीय महासभा, माननीय स्टेयरिंग कमेटी और कमेटी प्रभाग कमेटी के अंदर जो फारिग हुआ है, पास हुआ है, तजवीज़ पास हुई है कि वहाँ 30 फुट की जगह के ऊपर 2 मंजिला इमारत आकर्ष कॉम्प्लेक्स बोलकर वहाँ पे बनाया जाए और शहर के तमाम ही आकर्ष लोगों को वहाँ स्थान मिले, जिसकी वजह से शहर में अतिक्रमण कुछ हद तक के कम हो सके। और मालेगांव नगर पालिका की जानिब से बार बार अतिक्रमण के नाम पर आकरों को बेरोजगार किया जाता है। हम इसके तो खिलाफ में बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम खुद अतिक्रमण के ऊपर धंधा करते हैं, लेकिन ये सोच कर रहे हैं कि आज ये तो कल हमको हटना है। लेकिन मुतालबा, हमारा जो मुतालबा है शासन से भी और माननीय कारपोरेशन की तरफ से, कि जो हिसाब से जिस मिद में हमारे महासभा में और स्टेयरिंग कमेटी में जो आकर्ष लोगों के लिए जो तजवीज़ पास हुई है, फारिग हुई है, उसके मुताबिक कारपोरेशन ने यहाँ पर 2 मंजिला इमारत बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि 2 मंजिला इमारत यहाँ बन गई तो कम से कम 300 से 350 गाले, छोटे छोटे 7 बाई 7 के गाले बनेंगे और उस 350 आकरों को वहाँ पर धंधा रोजगार मिल सकता है, जो अपने कमा कर हमारे अपने बच्चों की पेट पाल सकते हैं, तालीम हासिल करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझ ये नहीं आता है कि मालेगांव कारपोरेशन के अधिकारी किस मिट्टी के बने हुए हैं। हम गुजारिश उनसे भी करेंगे, ऑफिसरान से करेंगे, हुकूमत महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री से भी करेंगे कि हमारे मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा करें और गरीब आकरों को गाले बनाकर वहाँ पर 2 मंजिला इमारत बना दो, जिसकी वजह से अगर ये 2 मंजिला इमारत बन जाती है तो ये मालेगांव महानगर पालिका को आर्थिक उत्पन्न डिपॉजिट के तौर से, वार्षिक भाड़े के तौर से, मासिक भाड़े के तौर से अच्छा फायदा होगा। एक मोटी रकम वहाँ पर जमा होगी, जिससे हमारी नगर पालिका में पैसा लोगों का जमा होकर हमारे हिसाब से वहाँ पर काम अच्छा हो सकता है मालेगांव कारपोरेशन का। ना कि अतिक्रमण के नाम के ऊपर बेरोजगारों को, आकरों को बेरोजगार किया जाए और ना कि अतिक्रमण के नाम के ऊपर यहाँ पर ऐसा कोई वातावरण खराब ना किया जाए जिससे मतलब आकरों की रोजी रोटी बंद हो जाए और आकर से लोग बेरोजगार होते हुए रोड के ऊपर आ जाए। अगर आकर से रोड के ऊपर आते हैं तो शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी आ सकता है। लेकिन मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करूंगा कि आप आकड़ों के लिए भी मदद करें और जो फारिग हुआ है मालेगांव कारपोरेशन में 3 सभाओं के अंदर, उस सभाओं के मद्देनजर आकड़ों के लिए कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए और आकड़ों के लिए वहाँ पर गाले बनाकर आकड़ों को दिया जाए, जिसकी वजह से एक अच्छा मोटी रकम नगर पालिका को विकास के नाम के ऊपर वहाँ पर हो सकता है। मुस्लिम रिजर्वेशन पर एक मुलाकात मुस्तकीम डिग्निटी के साथ। महाराष्ट्र भर में रिजर्वेशन का मुद्दा बहुत ही जोर और शोर से शुरू है। मालेगांव में भी 3 अलग अलग तंजीमें रिजर्वेशन का मुद्दा उठाए हुई है। MRF ने जहां पर शहीदों की यादगार के पास धरना प्रदर्शन किया, वही MKM यानी कि मुस्लिम क्रांति मोर्चे ने भी गांधी मुजस्समे के पास धरना प्रदर्शन किया। इसी के साथ RCC यानी कि रिजर्वेशन कोर कमेटी भी कोर्ट जाने वाली है। RCC रिजर्वेशन कोर्ट कमेटी के एक बहुत ही अहम जिम्मेदार मुस्तकीम डिग्निटी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्तकीम डिग्निटी एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिक्स पर्सन का नाम है, जो कि जनता दल सेकुलर के नाम से जानी जाती है, चूँकि ये एक मुस्लिम और समाजी सोशल वर्कर भी है और एक जनता दल के जिम्मेदार भी है और RCC के भी एक जिम्मेदार हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं कि मुस्तकीम साहब के क्या ख्यालात हैं रिजर्वेशन के बारे में, क्या वो कहना चाहते हैं। मुस्तकीम डिग्निटी साहब। मुस्तकीम भाई, जो मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा बड़े ज़ोर शोर से उठा है, असल में ये रिजर्वेशन मुस्लिम रिजर्वेशन है क्या? आप इसके बारे में ज़रा तफसील से बताएंगे।
सबसे पहले तो मैं जनता जवाब न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि वो मालेगांव में शुरू हुआ और वो मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से अलग अलग लोगों से अलग अलग राय जान रहा है। सही बात तो ये है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो है ये कोई एक स्टेट का, महाराष्ट्र का या आंध्र प्रदेश का, ये कोई स्टेट का मामला ही नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का मामला है। सच बात तो यह है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि आज़ादी के बाद कभी मुसलमान पसमानदा ऐसा रहा ही नहीं। मगर कांग्रेस पार्टी कभी मुसलमानों के तय ईमानदार नहीं रही, तो वो हालात आज ऐसे बन गए कि मुसलमानों की रिजर्वेशन की ज़रूरत ज़रूरी हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स हो या एजुकेशन के मामले हो, इन सब शोबे में मुसलमान धीरे धीरे इतने कम हो गए कि आज हम इनको 1%, 2%, कुछ शोबों में तो ये % में भी नहीं है। तो इन हालात में तो ये बात मैं मानता हूँ कि मुस्लिम रिजर्वेशन की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं या जो लोग एजुकेशन में या क्वालिफाइड है मगर वो रिजर्वेशन की बुनियाद पर, दूसरे 52% रिजर्वेशन है, तो कहीं ना कहीं दूसरा समाज तो आगे जा रहा है। और पीछे जितनी रिपोर्ट्स आई, वो सच्चर कमेटी रिपोर्ट हो, रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट हो, अपने महाराष्ट्र में महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट हो, ये सारी रिपोर्ट ये बात बताती है कि मुसलमान तो आज दलितों से भी पिछड़ा है, इसलिए आज रिजर्वेशन की जरूरत जरूरी है। मालेगांव में 3 अलग अलग तंजीमें मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए अलग अलग धरने प्रदर्शन वगैरह कर रही है। क्यों ना अच्छा होता कि तमाम लोग एक साथ होकर काम करते, तमाम तंजीमें एक साथ होकर काम करती, रिजर्वेशन मांगती, क्यों अलग अलग है? क्या कोई इख्तिलाफ है? इसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, ऐसा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से हम लोग इससे पहले कभी कोई काम किए ही नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। महाराष्ट्र भर में अलग अलग तंजीमें इस पे काम करती आई है। जमातुल उलमा तो बहुत पहले से इस पे काम कर रही है। उसके बाद हमारे मालेगांव में भी मेरे अंदाज से 2013 से MRF के नाम से काम शुरू हुआ, लेकिन हमने कहीं भी कभी भी उस तंजीम के कामकाज में कहीं पे मुदाखलत की ही नहीं, ना ही उनके खिलाफ बोला, और उन्होंने कभी हमको बुलाया भी नहीं। आज तक वो जब से वो रिजर्वेशन की तहरीक चला रहे हैं, वो एक पार्टी की हैसियत से हो या शहर में अलग अलग लोगों को जोड़ने की हैसियत से, उन्होंने कभी हमको बुलाया ही नहीं। और धीरे धीरे वो पूरी तंजीम ही पॉलिटिकल हो गई और वो एक आदमी के नाम से वो तंजीम चलते रह गई। उस पर भी हमने कभी उसके ताल्लुक से कहीं अखबार में या किसी भी इख्तिलाफी बात की नहीं कि चलो एक मिली काम के लिए अगर कोई काम किया जा रहा है तो अगर पॉलिटिकल भी हो तो उसमें इख्तिलाफ दिखना नहीं चाहिए, यही सोच हमारी थी। मगर अभी जब मराठा रिजर्वेशन पूरे महाराष्ट्र में शिद्दत से उठा, उसके बाद दिखती बात है कि मुस्लिम लोगों में भी ये बात आई, वही तंजीम वापस खड़ी हुई। तो फिर उस वक्त सोचा गया कि यार रिजर्वेशन असल में है क्या। तो रिजर्वेशन के ताल्लुक से जब मालूमात ली गई तो ये समझा गया रिजर्वेशन तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला ऐसा है कि दस्तूर का, कॉन्स्टिट्यूशन का एक मामला है कि मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं देते आता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं देते आता। तो सारी बात समझने के बाद ये समझा गया ये कानूनी दावपेच में उलझा हुआ मामला है। पिछली गवर्नमेंट जो कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट थी, उसने अपने आखिरी वक्त में 16% मराठा को रिजर्वेशन दिया, 5% मुस्लिम को रिजर्वेशन दिया। जब ये रिजर्वेशन हो गया तो ये कोर्ट में चैलेंज हुआ 2014 में। उस वक्त हाईकोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन पूरी तरह रद्द कर दी कि मराठा को रिजर्वेशन देने की जरूरत ही नहीं है। और मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से कोर्ट का ये बोलना था, ये ओपिनियन था कि मुसलमानों को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। वो कोर्ट ने क्या एदाद शुमार पकड़ी या क्या उसका सोचने का तरीका था वो नहीं मालूम, लेकिन एजुकेशन में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जब ये सारी बात समझी उसके बाद गवर्नमेंट तो बदल गई, फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई। असेंबली का पहला जो सेशन नागपुर में हुआ, उस वक्त सिर्फ मराठा रिजर्वेशन का ही बिल पास हुआ। तो हम लोगों को जब ये सब बातें समझी तो समझा कि यार मालेगांव से जो MLA, कुछ लोगों का बोलना है कि यार रिजर्वेशन की तहरीक के नाम पे वो MLA बने। तो हम लोग ये समझते कि यार उन्होंने असेंबली में ये बात बोलना चाहिए था या उसी वक्त तहरीक चलाना चाहिए था, या कौम को आगे बोलना था कि यार सिर्फ मराठा का ही बिल पास हुआ, मुसलमानों का बिल पास ही नहीं हुआ। मगर उसको लगभग आज 2 साल से ऊपर का अरसा हो गया, उन्होंने उस मामले में पूरी तरह खामोशी रखी।
फिर अब जब कारपोरेशन का इलेक्शन करीब आने लगा फिर वो मुद्दा उठा। ठीक है, कोई पॉलिटिकल आदमी अपने मतलब से भी करता होगा तो लेकिन उसमें काम ईमानदारी से नहीं हो रहा, क्योंकि ये सारा मामला कानूनी दांवपेच का है। हम रोड पर एक तहरीक चला रहे, लेकिन अगर कानून को छोड़ के कोई बात करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि सर पिटने जैसा हो जाएगा। आज हिंदुस्तान भर में कोई भी स्टेट में रिजर्वेशन दिया जाता है। तमिलनाडु में 3.5% रिजर्वेशन मुसलमानों को है। आंध्र प्रदेश में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया, जो कि जाके कोर्ट में चैलेंज हो गया। केरला में 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन है। तो ये सारे मामला जैसे कि यार केरला में रिजर्वेशन है वो आज तक कायम है, तमिलनाडु में कायम है। तो जब हम लोग मालूमात लिए तो ये समझे कि तमिल धर्म की बुनियाद पर रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते, आज भी नहीं दे सकते। तो तमिलनाडु में ऐसी बात समझे कि वहां पे मुसलमानों को दिया गया, मगर मुसलमानों को पिछड़ेपन की बुनियाद पे उन्होंने ऐसा कोई बैकग्राउंड बनाया कि यार हम मुस्लिम पिछड़ेपन की बुनियाद पे दे रहे, ना कि धर्म की बुनियाद पे। तो ये सब टेक्निकल बातें हैं जो कहीं ना कहीं कोर्ट और कानून की पेचीदगियों में उलझी हुई है। तो हमको ये लगा कि यार इसको कानूनी तौर पे हैंडल करना चाहिए। अगर आप सही बात देखेंगे, आज महाराष्ट्र भर में मराठा लोगों का जो आंदोलन हो रहा है उससे बड़ा आंदोलन तो कोई कर भी नहीं सकता, ना मुसलमान कर सकता ना और कोई समाज दिख रहा फिलहाल। उसके बाद गवर्नमेंट मराठा लोगों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रही? इतना प्रेशर, इतना दबाव। आज 150 MLA मराठा है, उनका इतना प्रेशर है, मुख्यमंत्री पे इतना प्रेशर, उसके बाद भी वो आज बोल नहीं पा रहे कि यार हाँ ये लो हम रिजर्वेशन दे दिए, तुम तहरीक मत करो, क्योंकि वो चाह के भी गवर्नमेंट रिजर्वेशन नहीं दे सकती। उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसमें सारी पार्टीज के लोग हैं, वो कोर्ट में ऐसा रिप्लाई फाइल करेंगी जिसकी वजह से मराठा को रिजर्वेशन मिलने में आसानी है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद उनको भी रिजर्वेशन नहीं दे सकती। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, कोर्ट का प्रॉब्लम है। इतना होने के बाद अब जब मराठा और मुस्लिम रिजर्वेशन दोनों पास हुआ, उस वक्त अगर मालेगांव से बोलते थे कि यार पूरे महाराष्ट्र की मुसलमानों की नुमाइंदगी की जा रही, तो जब मराठा लोग कोर्ट गए, मराठा सुप्रीम कोर्ट तक गए, उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट वापस हाई कोर्ट भेजी, आज भी वो लोग गए, मुसलमान तो कोर्ट में गए ही नहीं। अगर कोई गवर्नमेंट पे अपन दबाव बना भी लेते, एक तो फिरका परस्त गवर्नमेंट है, इससे उम्मीद रखना भी हमारे हिसाब से तो फजूल है, मगर ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे तो काम कर सकता आदमी, तो वो बुनियाद पे कर रहे। लेकिन अगर हम कोर्ट में आज है ही नहीं तो कौन से बेस पे गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी? तो ये सारे हालात ऐसे लगे कि यार जहाँ जमहूरी तौर पर कामकाज होना चाहिए वहाँ कोर्ट से भी होना चाहिए। और इख्तिलाफ की बात रह गई तो हम भी ये मानते हैं कि यार इख्तिलाफ दिखना नहीं चाहिए, हम ना उनकी कल मुखालफत करें ना हम आज मुखालफत कर दे, मगर अगर वो कुछ जगह पे चूके हैं या कुछ जगह वो जानबूझ के चूके हो या उनको समझे ही ना हो, तो वो बुनियाद पे तो हम जा सकते ना। हाँ, अगर वो हमको कोई सूरत में कहीं बुलाए होते, आज इनका धरना था उसमें भी या जुलूस था उसमें भी उन्होंने कभी हमको कभी बुलाया नहीं गया, ना ही उससे पहले कहीं बुलाया गया। जब उन्होंने हमको बुलाया ही नहीं, हमसे कभी पूछा ही नहीं, अगर हमसे पूछते तो हम उनको कुछ राय दिए होते कि यार ठीक है तुम एक तरफ ये कर रहे मगर कुछ कानूनी पहलू पे भी कामकाज करो। यही सारी बातें सोच के इख्तिलाफ हम भी रखना नहीं चाहते, मगर अगर कोई आदमी बुलाना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ अपना ही अकेले के दम पे सब चीज बताना चाहता और वो उसको पॉलिटिकल यूज भी करते हैं। असेंबली में यूज हुआ वो पूरा मुद्दा, अब लोगों का ये बोलना है कि कारपोरेशन में यूज होगा, जबकि मैं मानता कि ये मामला कारपोरेशन इलेक्शन करीब है इसलिए चलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। मराठा लोग महाराष्ट्र भर में इतने जोर से निकले तो ये मुद्दा उठा, मालेगांव से भी उठा। हाँ, उसका फायदा वो कारपोरेशन के इलेक्शन में उठा लेंगे क्योंकि माजी में उन्होंने असेंबली में उठाया है। तो ये सारे हालात ऐसे है कि हम कौन सी बुनियाद, आज तो सबसे बड़ी तंजीम या पुराने तौर पे वही काम कर रहे हैं, हम तो आज शुरू किए, तो उन्होंने कभी बुलाया ही नहीं ना। अब इख्तिलाफ हमारी तरफ से नहीं, अब उनकी तरफ से अगर कोई इख्तिलाफ हो तो फिर वो समझे, क्योंकि मुस्लिम कोड अहमियत रखता है और आगे लोकल महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन से रिजर्वेशन का कोई ताल्लुक है? ऐसा है कि कोई भी तहरीक हो, सही बात यह है कि तहरीक या कोई भी मूवमेंट के पीछे पैसा भी लगता है, उसका एक केडर भी लगता है, और बड़ी बड़ी तहरीक के पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग रहते ही है, या वो समाज की एक मजबूरी भी है कि पॉलिटिकल लोगों को साथ में लेना ही पड़ता। मैं भी एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, हमारे साथ कुछ दूसरी पार्टी के लोग जुड़े हैं, जैसे डॉक्टर खालिद वो MIM से हैं, लेकिन कुछ लोग हमने ऐसे चुने कि वो पॉलिटिकल नहीं है,
जैसे इनाम सर हो गए, मुर्तुजा सर हो गए, नसीम कुरैशी सर हो गए, ये लोग पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन हमने एक आदमी को जिम्मेदार नहीं बनाया। हम ये 5 लोग जो है यही पांचों कन्वीनर अपने आप को मानते हैं और हम उसी तरीके से आगे के भी सारे कामकाज करेंगे। अब मालेगांव में ऐसा है कि अब आगे कारपोरेशन का इलेक्शन है, अब कोई उसको पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहेगा तो उठाएगा। हमारी तो ऐसी बात है कि हम इसलिए अकेले इसमें नहीं आएंगे। अगर हम अकेले एक पार्टी की हैसियत से काम करते तो ये सवाल खड़ा होता। आगे हमारी नियत तो ये है कि यार हम जब कानूनी तौर पे अगर उसमें जाएं, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी जमहूरी ढंग से कोई कामकाज करने की, तो उसके बाद हम लोग खुद ये चाहते हैं कि सारी पार्टियों को इसमें जोड़ लिया जाए। हमारा काम है बुलाना, आना नहीं आना वो उन लोगों का मामला रहेगा, लेकिन हम ईमानदारी से जोड़ना चाहेंगे। इसीलिए जोड़ना चाहेंगे कि कोई एक पार्टी की छाप ना दिखे जिसकी वजह से ये लगे कारपोरेशन का इलेक्शन सीधा किया जा रहा है। आगे जो है आरसीसी के क्या प्लान है उसके बारे में? हम लोग अभी पीछे मुसाफिर खाने में एक मीटिंग हुई, जो महाराष्ट्र स्टेट के कई लोग थे, उसमें उलमा इकराम भी थे और मुंबई के बड़े बड़े दानिश्वर लोग बैठे थे। तो उसमें ऐसा हुआ कि एक तंजीम बनी महाराष्ट्र माइनॉरिटी काउंसिल, और उन्होंने ये कहा कि उनका प्रोग्राम वो बड़ा जलसा आजाद मैदान में दिसंबर में लेंगे और उस ताल्लुक से वो पहला जलसा मालेगांव में लेना चाहते। तो उसके लिए रिजर्वेशन कोर कमेटी और महाराष्ट्र माइनॉरिटी काउंसिल ये मुश्तरका तौर पे जलसा लेने के हक में है कि जो महाराष्ट्र का पहला जलसा बने। उसके लिए कल के दिन यानी मंडे को रात में इसका हॉल में मीटिंग है और वहीं पे सारी बातचीत तय करी जाएंगी। और हमारे जो लीगल एडवाइजर है अब्दुल अजीम खान, उन्हें हम लोग ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा है तो लीगल एक ड्राफ्ट तैयार करें जो कि गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री, गवर्नर और भी जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं उन लोगों को दिया जाए कि यार अगर कोर्ट ने एजुकेशन में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन के लिए बोला था तो कम से कम एजुकेशन में अभी फौरी तौर पर 5% रिजर्वेशन दिया जाए और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन की लड़ाई हम जारी रखेंगे। हमारी एक समझ है जो मिल रहा है पहले वो तो ले लो, बाकी के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। तो इस लाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं कि यार एजुकेशन में जो कोर्ट का रिमार्क है कि 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसके लिए हम गवर्नमेंट पे दबाव बनाएंगे और तहरीकी शक्ल महाराष्ट्र माइनॉरिटी काउंसिल जो है उनके जो भी प्रोग्राम्स रहेंगे वो आरसीसी मालेगांव में तहरीकी शक्ल में उनके साथ मिलकर करेंगे। ये थे मुस्तकिम डिग्निटी साहब, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कीमती वक्त दिया हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमीद काला गांधी लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन के जरिए से लाना चाहते हैं कुछ बदलाव। हेलो, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुनैद आलम। जैसा कि आप देख सकते हैं आज मेरे साथ मौजूद है शहर की जानी मानी शख्सियत और एक नामवर सोशल वर्कर अब्दुल हमीद काला गांधी साहब, जो कि वोटिंग मशीन में जो बैलेट पेपर होता है उसमें कुछ चेंजिंग की बातें कर रहे हैं। वो मालेगांव शहर नहीं पूरे हिंदुस्तान में बदलाव लाने की बातें कर रहे हैं लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन के जरिए। हम सीधा उनसे बात करते हैं कि अब्दुल हमीद गांधी साहब, हाँ, ये लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपका इससे क्या रिश्ता है? लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन एक गैर सियासी संगठन है, तंजीम है और हम इस देश के अंदर भारत के अंदर वोटिंग मशीन से पार्टियों की निशानी को खत्म करके सिर्फ फोटो के ऊपर वोटिंग हो, ये चाहते हैं। और उसका मकसद है कि इस देश से भ्रष्टाचारी, नाइंसाफी, अन्याय, जुल्म, ज्यादती, सियासी गुंडागर्दी ये और करप्शन के खात्मे के लिए हम वोटिंग मशीन से निशानियों को हटाकर फोटो के ऊपर वोटिंग कराना चाहते हैं। और उसके आगे एक बात और है कि निशानियां जो है, ये निशानियों को देखकर जो लोग वोट देते हैं उसकी वजह से गलती होती है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं बड़ा से बड़ा करप्शन करने वाला गुनहगार और यहाँ तक कि चंबल का डाकू तक निशानी की वजह चुनकर चला जाता है। ये जो गैर कानूनी और अन्याय हो रहा है, जुल्म ज्यादती हो रही है और गैर तरीके के भ्रष्टाचार लोग चुनकर चले जाते हैं। अगर निशानी हट गई तो इस देश को न्याय मिलेगा और इस देश से समाज सेवक, अच्छा काम करने वाला और फोटो देखकर लोग
अच्छे और बुरे की तमीज करके फैसला करेंगे कि अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, चोर है या फिर ये नमाजी है या पंडित है। ऐसा देखकर अच्छे आदमी को वो चुनेंगे और वो चुनकर जाने के बाद अच्छा आदमी जब चुनकर जाएगा तो इस देश में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा और समाज सेवा का काम चुनकर जाने वाला अच्छा आदमी करेगा। इसलिए निशानी हटना बहुत जरूरी है। इसलिए हम मालेगांव शहर ही नहीं पूरे भारत में लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन के जो संयोजक है, कन्वीनर है प्रताप चंद्रा जी, इनके नेतृत्व में इनके साथ चलकर हम हिंदुस्तान में निशानियों को, पार्टी की निशानियों को खत्म करके फोटो से वोटिंग की जाए, इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और निशानी हटे तक हमारी जंग जारी रहेगी, यही हम चाहते हैं। आप पार्टियों की निशानी क्यों हटाना चाहते हैं? हम लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन की जानिब से पार्टी की निशानी हटाने की आंदोलन तहरीक इसलिए चला रहे हैं कि पार्टियां एबी फार्म निशानी चिन्ह देते वक्त तो इलेक्शन के दौरान फंड के नाम पे उम्मीदवारों से फंड मांगती है, रुपया पैसा मांगती है और रुपया पैसा देकर चुनाव चिन्ह हासिल करके जो लोग चुनकर जाते हैं वो अमीर लोग रहते हैं और जो लोग गरीब लोग, समाज सेवक लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको पार्टियां टिकट नहीं देती है। इस वजह से उनके साथ अन्याय होता है और वो पार्लियामेंट तक या असेंबली तक या कारपोरेशन तक, नगर पालिका तक, जिला परिषद तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए अगर निशानी हट गई तो फंड का और एबी फार्म का कोई सवाल नहीं आएगा और तमाम लोग अगर वो फोटो पर वोट देंगे तो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सब इलेक्शन लड़ सकते हैं और अपना हक हासिल कर सकते हैं। इसलिए हम निशानी हटाने। वोटिंग मशीन के बैलेट पेपर पर फोटो तो पहले से लग चुका है, यानी कि उम्मीदवार की इससे निशानदेही हो जाती है, तो फिर अब निशानी हटाने का क्या मकसद है? देखिए 2015 में लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन ने तहरीक चलाकर प्रताप चंद्रा साहब की नेतृत्व में तहरीक चलाकर फोटो लगाने की हम लोगों ने तहरीक चलाई और ये इलेक्शन कमिश्नर के साहब ने हमको ऑर्डर दिया और फोटो जो लगी है हमारे लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन के तहरीक आंदोलन चलाने पर ही लगी है। अब जब फोटो लग चुकी है तो वोटिंग मशीन के ऊपर निशानी की क्या जरूरत है, इस निशानी की क्या जरूरत है। इसलिए हम चाहते हैं कि निशानी को हटा दिया जाए। अगर निशानी हट जाएगी तो बैलेट पेपर पर या वोटिंग मशीन पर सिर्फ इस तरीके का सिंबल होगा और पार्टी का नाम भी नहीं होगा और पार्टी का निशान भी नहीं होगा। निशानी हटाने का कारण है क्योंकि एक पार्टी है, जो पार्टियां है बड़ी पार्टियां, वो 5 साल तक इस देश के अंदर 5 साल तक किसी न किसी वजह से अपनी पार्टियों की निशानी का प्रचार करते रहती है और जो शख्स आजाद समाज सेवक आजाद उम्मीदवारी करना चाहता है, आजाद इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसको सिर्फ 14 दिन का टाइम मिलता है और उसमें भी 2 रोज पहले इलेक्शन कमिश्नर प्रचार खत्म कर देते हैं तो सिर्फ 10 या 12 दिन का टाइम मिलता है। ये तो जमहूरियत के अंदर लोकतंत्र में नाइंसाफी है कि एक पार्टी 5 साल तक अपनी निशानी का प्रचार करे और एक आजाद उम्मीदवार सिर्फ 12 दिन वो अपना निशान का प्रचार करता है। जमहूरियत में नाइंसाफी है। इसलिए आजाद उम्मीदवार को भी प्रचार करने का एक तो उनकी निशानी हमेशा के लिए फिक्स कर दिया जाए या तो फिर उनको प्रचार करने का भी 5 साल का समय दिया जाए जिस तरीके से दूसरी पार्टियों को दिया जाता है। आप दिल्ली गए थे इलेक्शन कमिश्नर का घेराव करने के लिए, जैसा कि आपने ऐलान किया था, तो ये घेराव क्यों किया गया था, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए बात ऐसी है कि हिंदुस्तान के कानून में है कि अगर 36 से 48 हजार पोस्ट कार्ड इलेक्शन कमिश्नर को लिखकर भेजे जाए और उनसे मांग की जाए कि ये चीज बदली जाए, तो हम लोगों ने मालेगांव शहर से 250 पोस्ट कार्ड भेजे हैं। पूरे हिंदुस्तान से 48,000 पोस्ट कार्ड उनको भेजे गए हैं, जबकि 36,000 पोस्ट कार्ड के ऊपर जनता जनार्दन का अवामी फैसला माना जाता है और उसको कानून मानकर फैसला किया जाता है। तो हमने जो पोस्ट कार्ड पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से हजारों लोगों ने भेजा है, तो 48,000 पोस्ट कार्ड करीब करीब भेजे गए हैं। तो हम तमाम लोग दिल्ली में जाकर हमने एक जुलूस निकालकर
इलेक्शन कमिश्नर का घेराव करने की बात की और घेराव करके हम उनसे हमारे जो लेटर, इस तरीके से जो लेटर हमने भेजा है पोस्टर कार्ड लिखकर, इस तरीके से हमने पोस्टर कार्ड बनाकर भेजा है इलेक्शन कमिश्नर को। हम उसका जवाब लेने के लिए गए थे कि हमने 6 महीना से आपको 48,000 पोस्टर कार्ड पूरे देश से, पूरे भारत से भेजा है, आपने उसका क्या फैसला किया? जबकि वो जनता जनार्दन का फैसला है कि वोटिंग मशीन से निशानी हटाई जाए। इसलिए हम लोग उनसे जवाब तलब करने के लिए, जवाब मांगने के लिए गए थे कि हमने जो लेटर भेजा है उस पर आपने क्या किया है, उसका जवाब दिया जाए। लेकिन हम जब वहाँ गए तो पुलिस ने हमको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद हमको शाम 5 बजे तक दिल्ली एसीपी ऑफिस के ग्राउंड में बंद करके रखा गया। शाम में 7 बजे आपको मुबारक हो, आपने 2 अक्टूबर गांधी जयंती को दिल्ली में धरना आंदोलन खत्म किया और आपकी तहरीक भी जो है कि अन्ना समर्थक से जुड़ी हुई और आपका लक़ब भी काला गांधी के नाम से आप जाने जाते हैं। तो जो आपने धरना आंदोलन किया था, पूरे हिंदुस्तान से लोग जमा हुए थे, तो उसमें उधर यानी कि कमिश्नर ने, इलेक्शन कमिश्नर के तरफ से कोई आश्वासन, कोई जवाब मिला आपको? देखिए, हम लोगों ने 30 सितंबर को मेट्रो गेट नंबर 4 मंडी हाउस से जुलूस निकाला। रास्ते में पुलिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का घेराव करने जाते, रास्ते में पुलिस ने गिरफ्तार किया। शाम में 5 बजे हमको छोड़ दिया बिना केस बनाए हुए। उसके बाद दूसरे दिन 1 अक्टूबर को हम लोग जंतर मंतर पे सत्याग्रह करने के लिए बैठे। दिन भर बैठे, रात भर बैठे। उसके बाद 2 अक्टूबर को भी बैठे रहे। दिन भर नारेबाजी चलती रही, इनकलाब जिंदाबाद, चुनाव वोटिंग मशीन से चुनाव चिन्ह हटाया जाए, देश बचाया जाए, इस तरीके से नारे लगाए गए। और वहाँ नारे लगते रहे, उसमें कई महिलाएं और कई जेंट्स, पुरुष हाजिर थे, हजारों लोग हाजिर थे। 33 स्टेट से 33 सूबों से लोग वहाँ हाजिर थे। हजारों लोगों ने शिरकत की और हर एक यही नारा लगा रहा था, वोटिंग मशीन से चिन्ह निशानी हटाई जाए, भारत देश को बचाया जाए, इनकलाब जिंदाबाद, हम सब का एक नारा है, यही नारा लग रहा था। उसके बाद 2 अक्टूबर को दोपहर में 3 बजे गांधी जयंती के दिन इलेक्शन कमिश्नर के सेक्रेटरी वहाँ आए। उन्होंने मंच पर आकर ये कहा कि भाई ये लेटर आपका तैयार किया हुआ है अगस्त से, इसमें तारीख के साथ है 24 अगस्त से उन्होंने बताया कि लेटर आपका तैयार है, हम आपको देना चाहते हैं, लेकिन प्रताप चंद्रा साहब नहीं ले रहे हैं। इसमें लिखा है कि हम लोगों ने आपका चिन्ह हटाने का जो प्रस्ताव है वो तैयार कर चुके हैं हम लोगों ने, और बहुत जल्द ही पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से हर सूबे के इलेक्शन कमिश्नर और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सब लोग एक साथ बैठकर मीटिंग लेंगे और एक राय से, इत्तेफाक राय से फैसला करके इस पारित लेटर पे सही कर दी जाएगी, हो जाएगी और जरूर ये जायज मांग है, निशानी हटाई जाएगी। इसलिए आप अपना ये जो लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन जो आप कर रहे हो इसको यहाँ खत्म कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। तो हम लोगों ने ये वही लेटर है जो उन्होंने दिया है। ये लेटर लेने के बाद हमने हमारा जो आंदोलन था उसको खत्म नहीं किया बल्कि मुलतवी किया है। अगर उन्होंने आगे निशानी नहीं हटाई तो सख्त से सख्त आंदोलन चलाया जाएगा और उस आंदोलन की तैयारी के लिए मालेगांव शहर में नवंबर में एक बड़ी जनसभा होने वाली है और वो सभा मिसावरत चौक में ली जाएगी। उस सभा के अंदर प्रताप चंद्रा साहब जो लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन के कन्वीनर है, अध्यक्ष है भारत के, वो भी आएंगे और गुजराती मारवाड़ी समाज के जो अध्यक्ष है मनोज शर्मा साहब वो भी आने वाले हैं और दलित समाज के नेता मैं उनका बहुत आदर करता हूं, प्रकाश अंबेडकर साहब मेरे मित्र है, वो भी आने वाले हैं। और उसी के साथ साथ हार्दिक पटेल जी जो आंदोलन चला रहे हैं पूरे देश में शिक्षकों का, स्कूल के लोगों का तालीम के सवाल पे, वो भी मालेगांव आएंगे और उनके साथ लालजी पटेल साहब भी आने वाले हैं। इस जलसे को मिसावरत चौक के कामयाब करने के लिए हम अभी 15 दिन के बाद मालेगांव शहर में चौक चौक पे कार्नर मीटिंग लेंगे और जो मेहमान आने वाले हैं उनका साया निशान इस्तेमाल करेंगे और बड़े से बड़ा कामयाब जलसा बनाएंगे और इस देश की सरकार को ये दिखाएंगे कि पूरा देश जागरूक है, पूरा देश वोटिंग मशीन से निशानी को, पार्टियों की निशानी को हटाने की मांग कर रहा है। और आगे का क्या निर्णय होगा, आगे की क्या धोरण होगा, क्या फैसला होगा, वो जलसे में नवंबर के मिसावरत चौक के जलसे में बताया जाएगा। इसलिए मैं पत्रकार बंधु जिन्होंने जनता जवाब
चैनल ने हमको यहाँ अपने स्टूडियो पे बुलाया। मैं उनका आभारी हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी बातें सुनी। मैं मेरे लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन के तमाम जिम्मेदारों की तरफ से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, खुदा। इश्तिहार, एडवर्टाइजमेंट और जाहिरात के लिए इन नंबरों पर संपर्क और कांटेक्ट करें। देखते रहिए जनता जवाब न्यूज डेन सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 193 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे, रात 9 बजे। देखते रहिए जनता जवाब न्यूज यूट्यूब पर। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।